हेलो एवरीवन। आज से हम लोग वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और एक महीने में टॉपिक वाइज हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल और उनमें जो भी प्रमुख गुफाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डेनियल विल्सन ने किया था। और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है, द आर्कियोलॉजी एंड द प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये इनकी पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? तो डेनियल विल्सन की पुस्तक है। और ये बुक कब आई थी? तो 1851 ईस्वी में। इसमें इन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ओके, फिर देखते हैं कला शब्द का प्रयोग किस में मिलता है? तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। और कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रयोग है, इसमें आप लोग इंडियन आर्ट में पढ़ चुके हैं। तो यथार्थवादी प्रयोग किस में देखने को मिलता है? तो यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। फिर देखते हैं अब यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूरोपियन जो प्रागैतिहासिक काल का समय है वो 50,000 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? तो हम लोग देख लेते हैं 50,000 से शुरू होता है। लेकिन जो इंडियन का है वो कब से शुरू होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है 30,000 से। ओके, 30,000 ईसा पूर्व से। और इनका 50,000 जो प्रागैतिहासिक वेस्टर्न है वो 50,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो यूरोपियन प्रागैतिहासिक में पूरा पाषाण काल का जो समय है वो क्या है। तो पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं पेलियोलिथिक एज। ठीक है, तो इसका जो समय है वो 50,000 से 15,000 ईसा पूर्व है। तो इसका पूरा पाषाण काल का समय क्या है? तो 50,000 से 15,000 ईसा पूर्व है। और मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो इसको कहते हैं मेसोलिथिक एज। ठीक है, तो इसका जो समय है वो 15,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। फिर देखते हैं नव पाषाण काल का समय क्या है? तो नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। तो इसका समय है 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो फिर देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का समय पूरा देखते हुए माना जाता है कि इसका जो समय है वो 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व का समय है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो कब से माना गया है? तो 50,000 ईसा पूर्व से माना गया है। 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। फिर देखते हैं यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कला है, सबसे अधिक जो कार्य हुआ है वो किस पुरातत्वविद ने किया है? तो फ्रांस के पुरातत्वविद है हेनरी ब्रुएल। इनका बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट है जो ब्रुएल महोदय हैं, हेनरी ब्रुएल जो महोदय हैं, इन्होंने यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल को तकनीक व कला के आधार पर 2 भागों में बांटा है। तो ब्रुएल महोदय ने प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है? तब लिखेंगे 2 भागों में। तो कौन कौन सा वो युग है? तो पहला युग कौन सा है? तो आर्गेनेशियन पेरिगार्दियन युग, जिसका समय है 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व। जिसका समय क्या है? 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व। और दूसरा क्या है? दूसरा है सोल्यूट्रियन मैग्देलियन युग, जिसका समय है 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ओके, फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जो यूरोप की प्रागैतिहासिक कला केंद्र, इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो फ्रैंको कैटाब्रियन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्या है? तो ये प्रागैतिहासिक कला केंद्र है या प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र है। और इसमें लगभग 120 केंद्र आते हैं। कितने केंद्र आते हैं? 120, जिसमें 2 केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें कौन कौन से केंद्र बहुत महत्वपूर्ण हैं? तो एक आता है उत्तरी स्पेन, ओके, जैसे कि अल्टामिरा गुफाएं ये सब आती हैं उसमें। फिर दूसरा आता है पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस, इसमें कौन सी? जैसे लास्को गुफा है, फॉन दी गॉम गुफा है, तो ये गुफाएं आती हैं इसमें। तो उत्तरी स्पेन है और पश्चिमी दक्षिणी स्पेन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 2 बिंदुओं को हम लोग देखेंगे, इन बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अब इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्पेन की कौन कौन सी गुफाएं हैं। ओके, तो स्पेन की गुफा कौन सी है? तो स्पेन की जो अल्टामिरा गुफा है,
कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे पहली गुफा है, ठीक है, सबसे प्राचीन गुफा कह सकते हैं। तो अल्टामीरा गुफा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है, ये विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। और ये क्या है, यह मानव द्वारा निर्मित चित्रित विश्व प्रथम गुफा है। तो जो आप लोगों ने इंडियन में पढ़ा है कि पंचमढ़ी गुफा, ठीक है, तो वो पंचमढ़ी गुफा अल्टामीरा गुफा के समकक्ष है। कौन सी? पंचमढ़ी गुफा, जो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी गुफा है वो अल्टामीरा गुफा के समकक्ष है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसकी जो खोज हुई है। खोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ खोज ज़्यादा पूछा जाता है। तो खोज का समय क्या है? 1879 ईस्वी। 1879 ईस्वी में किसने खोज की थी? तो मार्सेलिनी दा सातुओला, ये भी पूछा जाता है। अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में पूछा जा चुका है। तो किसने खोज की है? मार्सेलिनी दा सातुओला की पुत्री कौन थी? मारिया सातुओला। मारिया सातुओला जो 12 वर्षीय है, लगभग 12 साल की लड़की, उसने देखा था इस गुफा को। तो इस गुफा की जो छत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 6 से 7 फुट की है। कितने है? 6 से 7 फुट की इस गुफा की छत है। और अल्टामीरा जो गुफा है ये चूना पत्थर से निर्मित है। किससे बनी है? तो चूना पत्थर से निर्मित है। और अल्टामीरा की गुफाएं ये 300 फुट गज में फैली हुई हैं। कितने फुट में? 300 गज फुट में ये फैली हुई हैं। ये गुफा मुख्य द्वार से 30 फुट आगे चलने से दिखाई देती हैं। ओके। फिर अल्टामीरा में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, जंगली भैंसा या बाइसन कहते हैं उसको, जंगली भैंसा का चित्र प्राप्त होता है। और इसे जो है तो क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल भी इसे कहा जाता है। और जो मार्सेलिनो दा सातुओला हैं तो उन्होंने इसे कहा है द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल। उन्होंने द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल कहा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्टामीरा गुफा को द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल किसने कहा है? तो मार्सेलिनो दा सातुओला ने। या किस गुफा को द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल कहा जाता है? तो वो है अल्टामीरा की गुफा। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अल्टामीरा गुफा में चारकोल कोयला, चारकोल क्या है? कोयला, चारकोल कोयला, हेमटिट लोह एस्क, हेमटिट किससे बनता है? तो लोह एस्क से, ठीक है, गेरू का प्रयोग किया गया है। अल्टामीरा के चित्र जो बने हैं वो उंगलियों से बनाए गए हैं, उंगलियों से रेखाओं से चित्रित किए गए हैं। और इसमें जंगली भैंसे का चित्र सर्वाधिक मिलता है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, आक्रमणकर्ता महिष, इसके चित्र कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आक्रमणकर्ता महिष, ठीक है। घायल महिष है तो वो घायल या भैंसा है तो किसमें है? तो लास्को में है, इसमें ध्यान रखेंगे। लेकिन आक्रमणकर्ता जो महिष है वो किसमें है? तो अल्टामीरा गुफा में है। भैंसा या बाइसन, चाहे महिष कहिए चाहे भैंसा कहिए या बाइसन, चित्रित आपको मिलता है। तो इसे की पहली रंगीन चित्रों की गुफा कहा जाता है। या विश्व की पहली रंगीन चित्रों की गुफा कौन सी है? तो अल्टामीरा गुफा है। ओके। फिर अभी स्पेन की गुफा दूसरी है जो कोगुल है, कोगुल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो चित्र प्राप्त होता है वो नर्तकी समूह चित्र है। तो नर्तकी समूह का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोगुल गुफा से प्राप्त होता है। और यहाँ के जो चित्र हैं वो लाल काले रंग में चित्रित हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के जो चित्र हैं वो किस रंग में चित्रित हैं? लाल काले रंग में चित्रित है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोगुल की गुफा कहाँ है? तो कोगुल की गुफा कहाँ है? स्पेन में है। फिर देखते हैं पिंडाल की गुफा, ये भी स्पेन में है। तो पिंडाल की गुफा से हाथी का चित्र प्राप्त होता है, यहाँ से हाथी का चित्र देखने को मिलता है। इसमें एक और गुफा है, छूट गया है इसमें, तो निनो की गुफा है, निनो गुफा, ठीक है, निनो गुफा, ये स्पेन में है। नियो गुफा जो है वो फ्रांस में है, निनो जो गुफा है वो स्पेन में। इसको याद रखेंगे, ये स्पेन में है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये स्पेन में है। फिर आगे हम लोग अब देखते हैं फ्रांस की गुफाएं, ठीक है। तो फ्रांस की गुफाएं, तो फ्रांस की पहली गुफा है फ्रॉन द गाम, फ्रॉन द गाम। यह गुफा जो है सबसे अधिक चित्रित गुफा है। तो पूछा जा सकता है कि फ्रांस की कौन सी गुफा है जो सबसे अधिक चित्रित है? तो इसमें लास्को भी देंगे, फ्रॉन द गाम भी देंगे। तो कौन सी है? फ्रॉन द गाम, याद रखेंगे, लास्को को नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर ये जो गुफा है ये किस नदी घाटी में है? तो ये ब्यून नदी घाटी में है। किस नदी घाटी में है? ब्यून नदी घाटी में ये
स्थित है। ओके, फिर फ्रॉन द गाम, जो फ्रॉन द गाम गुफा है, तो इसकी जो खोज हुई थी तो 1901 ईस्वी में हुई है। 1901 ईस्वी में किसने की है? तो डेनिस पायरोनी और इनके साथ हेनरी ब्रोएल ने की थी। ठीक है, डेनिस पायरोनी और हेनरी ब्रोएल ने इसकी खोज की थी। डेनिस और इन्हीं के साथ एक और लोग थे, कौन थे? जिसका नाम था लुइस कैप्टन। लुइस कैप्टन भी इन्हीं के साथ थे, वो भी खोजकर्ता के रूप में हैं। तो फ्रॉन द गाम जो गुफा है ये किस युग से संबंधित है? 2 युग बताए गए थे हेनरी ब्रोएल के अनुसार, तो ये मैग्डेलियन युग से संबंधित है। मैग्डेलियन युग से ये संबंधित गुफा है। फिर आगे देखते हैं, फ्रांस की गुफा है ला कम्बेरेली, या जिसको कहते हैं लेस कम्बेरेल्स। ठीक है, लेस कम्बेरेल्स, ये भी गुफा ये कहाँ की है? तो ये फ्रांस की गुफा है। और इसकी खोज किसने की है? तो हेनरी ब्रोएल ने की है, डेनिस पायरोनी ने की है, लुई कैप्टन ने, तीनों ने मिलकर की है। इस गुफा की खोज आधिकारिक तौर पर 1901 में, इसकी भी खोज कब होती है? तो 1901 इसकी खोज हुई है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुफा है लास्को गुफा। तो ये भी स्पेन में, फ्रांस में है, ये फ्रांस में है। तो फैक्रो कैटेब्रियन की सबसे उत्तम, जब सबसे उत्तम पूछा जाएगा तो कौन सी गुफा है? लास्को। और सबसे जो अधिक चित्रित कौन सी पूछी जाएगी तो वो कौन सी है? तो वो फ्रॉन द गाम गुफा है। और सबसे उत्तम गुफा पूछी जाएगी तो सबसे उत्तम गुफा लास्को गुफा है। इसकी खोज होती है 1940 ईस्वी में, हेनरी ब्रोएल ने इसकी खोज की थी। और कुछ विद्वानों का मानना है कि 18 वर्षीय मार्सिल रेबिडेट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इसकी खोज किसने की थी। अगर ऑप्शन में हेनरी ब्रोएल है तो ब्रोएल लगाएंगे, अगर मार्सेल रेबिडेट है तो मार्सेल रेबिडेट लगाएंगे, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं, लास्को की गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? तो 2000 चित्र हैं। ठीक है, 2000 चित्र इसमें लगभग पाए गए हैं। तो इसमें क्या है? इसमें देखिए, वृषभों वाला कच्छ है, तैरते हुए हिरण है, और घायल भैंसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, घायल भैंसे का चित्र है, और एक सींग वाला अश्व का चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और कुछ देख लेते हैं लास्को के बारे में। तो इसको जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? तो 1979, ठीक है, 1979 में, 1979 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ओके, और अल्टामीरा गुफा को कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में? तो ये भी लिख लेंगे पॉइंट। अल्टामीरा गुफा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1985 में इसमें यूनेस्को ने विश्व धरोहर में अल्टामीरा गुफा को शामिल किया था। ओके, और लास्को गुफा जो पूर्ण रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये क्या है? सार्वजनिक रूप से खोल दी गई थी। तो कब खोल दी गई थी सार्वजनिक रूप से? तो 1948 ईस्वी में ये सार्वजनिक रूप से खोल दी गई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ओके, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे, कब खोली गई थी ये डेट याद रखेंगे, 1948 ईस्वी में। फिर देखते हैं अगली गुफा है नियो की गुफा। तो नियो की गुफा की जो खोज हुई थी वो फ्रांस में हुई है। इसकी खोज 1966 ईस्वी में हुई है। नियो गुफा की खोज 1966 ईस्वी में है। ये कहाँ पे है? तो फ्रांस में। नियो की गुफा कहाँ है? तो वो कहाँ पे है? तो वो स्पेन में है। ठीक है, तो इसके अंत में एक झील पाई गई है, और गुफा के कक्ष लाल व पीले संगमरमर के बने हैं। फिर अगली गुफा देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रायफेयर्स गुफा, जो फ्रांस में है। इसकी खोज 1912 ईस्वी में हेनरी बैगवे और 3 पितरों ने की थी। ठीक है, तो इस गुफा को कहते हैं 3 भाइयों की गुफा भी बोलते हैं। इस गुफा को 3 भाइयों की गुफा भी कहते हैं। ओके, और बांसुरी बजाता ओझा यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है, और रीछ मानो का चित्र और बांसुरी बजाता हुआ ओझा किस गुफा का चित्र है? तो त्रायफेरस या 3 भाइयों की गुफा का चित्र है। ठीक है, फिर देखते हैं गरगास की गुफा कहाँ है? तो फ्रांस में है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाथ के छापों के लिए ये गुफा प्रसिद्ध है। फिर है यूरोपीय कला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि विलेनडार्फ की नारी आकृति की मूर्ति जो है वो किससे निर्मित है? चूना पत्थर से निर्मित है।
ओलिटिक चूना पत्थर से निर्मित है। और ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है। ओके, फिर देखते हैं वर्तमान में ये जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, तो नेचुरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय वियना ऑस्ट्रिया में ये आपको वर्तमान में मिलेगी। ओके, फिर अगला पॉइंट है मैमथ पशु। मैमथ पशु के साथ सर्वाधिक रेखा जाल प्राप्त होता है। रेखा जाल किसके साथ प्राप्त होता है, तो मैमथ पशु है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टोन हेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोन हेज, इस पर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टोन हेज एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य का उदाहरण है। स्टोन हेज क्या है, ये स्थापत्य है। तो ये इंग्लैंड के वित्तशायर नामक स्थान से प्राप्त होता है। ये कहाँ पे है, तो इंग्लैंड के वित्तशायर नामक स्थान पे। ओके, फिर देखते हैं नर व मादा महिष की मिट्टी से बनी मूर्ति। नर व मादा की जो मूर्ति है वो किससे बनी है, नर व मादा महिष की मूर्ति मिट्टी से बनी है। कहाँ से प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो तक दा ओदोवर्त फ्रांस। ये कहाँ पे गुफा है, तक दा ओदोवर्त, ये गुफा है फ्रांस में, यहाँ से प्राप्त होता है। फिर देखते हैं प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग फ्रांस के तिजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग। तिजात से क्या प्राप्त होता है, एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग का अंकन है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो फ्रांस के तिजात से। ओके, फिर देखते हैं छत के नीचे का स्वरूप क्या कहलाता है, तो टिकनी फॉर्म कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के रंगों में लाल रंग गेरू, पीला मिट्टी से बनता था, काला चारकोल या कोयले से बनता या काजल से बनता था, इसका प्रयोग किया गया है। फिर है किसी वस्तु की सीमा रेखा बनाकर उसमें रेखा जाल के अंदर रंग अंगों को प्रदर्शित करना एक्सरे शैली कहलाता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बूमरिंग। बूमरिंग क्या है, तो बूमरिंग क्या है, एक अस्त्र है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रागैतिहासिक काल का एक अस्त्र है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।